आज हम इकाई 17 बल एवं यंत्र से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थिति पर विचार कीजिए। प्रथम स्थिति और ये द्वितीय स्थिति है ना। प्रथम स्थिति में स्प्रिंग है और द्वितीय स्थिति स्प्रिंग को खींचा गया है। क्यों? क्योंकि यहां पर इसके बीच की जो दूरी है वो बढ़ रही है, यानी इस पे बल लगाकर इसको खींचा गया है ना। यहाँ पे कोई रैक है, इसको खींच के बाहर किया गया है ना, निकाला गया बाहर की तरफ। तो यहां दोनों स्थिति में स्प्रिंग और ये खींचे जा रहे हैं। यहां पर इसको बॉल है और इसको दबाया जा रहा है ना। यानी कि प्रथम स्थिति के सापेक्ष द्वितीय स्थिति में परिवर्तन हुआ है। वो परिवर्तन क्या किया जा रहा है? बल लगाकर किया जा रहा है। तो उपरोक्त चित्रों में प्रथम स्थिति द्वितीय स्थिति में बदल रही है। क्यों? अब क्यों बदल रही है आप लोग समझ गए? क्योंकि यहां पर जो वस्तुएं दी गई हैं उस पर बल लगाया जा रहा है। तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर क्या करती है? आरोपित करती है। क्योंकि वस्तुओं पर बल लगाया जा रहा है या वस्तुओं पर बल लगाकर उनकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित चित्र में एक बालिका दूसरी बालिका को खींच रही है ना। यह बल के किस गुण को दर्शाती है? तो अभी हमने चर्चा की बल किसे कहते? बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर आरोपित करती है, यानी धक्का देना या खींचना। तो यहां पर चित्र देखकर लग रहा है कि लड़कियां एक दूसरे को क्या कर रही है? खींच रही है ना। तो यहां पर जो बल लग रहा है वो खिंचाव बल लग रहा है। तो बल के खिंचाव को प्रदर्शित कर रहा है यहां पर। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित चित्र में समान दिशा में बल लगाया जा रहा है तो गति में क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो यहां पर ये खींच रहा आगे की तरफ और ये धक्का देकर इसको भी आगे की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहा है। यानी जो दोनों बल लग रहे हैं वो एक ही दिशा में लग रहे हैं। और जब बल एक ही दिशा में लगते तो वो जुड़ जाते हैं, है ना। अब बल जुड़ जाएंगे यहां ना, यानी कि यहां पर जो गति होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जब बल एक ही दिशा में लगते हैं, है ना, तो जुड़ जाते हैं। और जब बल विपरीत दिशा में लगते हैं, है ना, तो घट जाया करते हैं। क्योंकि बल एक सदिश राशि जो आप आगे जाकर समझ जाएंगे। तो यहां पे क्या हो जाए? बल जुड़ जाएंगे तो यहां पे इसकी जो गति होगी वो तेज हो जाएगी, यानी बढ़ जाएगी। तो उत्तर लिखा, चूंकि बल समान दिशा में लगाया जा रहा है जिससे परिणामी बल का मान बढ़ जाने के कारण गति बढ़ जाएगी। परिणामी बल मतलब दोनों बल एक ही दिशा में तो जुड़ जाएंगे, तो परिणामी बल। निम्नलिखित चित्र में मेज पर बल बराबर एवं विपरीत दिशा में कार्यरत हैं। चित्र देखकर सही व गलत का निशान लगाइए। बराबर व विपरीत दिशा, है ना, यानी जैसे एक बल इस दिशा में कार्यरत है तो दूसरा बल इसके विपरीत दिशा में कार्यरत है। इस तरह बना सकते हैं, एक इस दिशा में दूसरा इस दिशा में, विपरीत दिशा में, है ना। तो जब बल विपरीत दिशा में होते, भी चर्चा की थी, है ना, तो घट जाया करते हैं, है ना। जैसे मान लो यहां पर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, इस दिशा में 4 न्यूटन का बल लग रहा है, तो परिणामी बल जो होगा वो 1 न्यूटन को होगा। 5 में से 4 घटा देंगे क्योंकि दिशाएं कैसी हैं? विपरीत है। अब बल बराबर है विपरीत है, यानी दोनों तरफ मान लो ये भी 5 न्यूटन का, ये भी 5 न्यूटन का है, तो 5 माइनस 5 कितना? 0 हो जाएगा। यानी कि परिणामी बल का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी वस्तु क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। तो बोलो मेज गतिमान हो जाएगी, ये गलत होगा। मेज बहुत ज्यादा गतिमान हो जाएगी, ये भी गलत होगा। मेज स्थिर रहेगी, क्योंकि जब बल बराबर और विपरीत दिशा में होते हैं तो परिणामी बल का मान 0 हो जाएगा। तो मेज क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। तो ये हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, मेज स्थिर रहेगी। पांचवा प्रश्न है, रीना अपने बालों को बांधने के लिए रबर बैंड को खींचती है तो रबर बैंड की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ? तो रबर बैंड क्या हो जाएगी? खिंच जाएगी, है ना। स्थिति में क्या परिवर्तन? यानी खिंच जाएगी, यानी स्थिति में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो रबर बैंड में खिंचाव के कारण स्थिति परिवर्तित हो जाएगी। प्रश्न का 6, निम्नलिखित चित्रों में कौन सा संपर्क बल का उदाहरण नहीं है? तो जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वस्तुएं परस्पर संपर्क में हो तो संपर्क बल कहलाता है, और जब वस्तु संपर्क में ना हो तो असंपर्क बल कहलाता है। तो यहां पर संपर्क हो गया तो ये संपर्क बल हो गया, है ना। और असंपर्क बल यहां पर जैसे गुरुत्वीय बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल हुआ, विद्युतीय बल हुआ, ये असंपर्क बल कहलाते हैं। यहां पर पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पृथ्वी उसे अपनी तरफ क्या करे? खींच लेती है।
गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से। और संपर्क बल में आता है घर्षण बल और पेशी बल। तो संपर्क बल का उदाहरण नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा। दिए गए प्रश्न में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी व तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों में आलम, आयास व भार की स्थिति को लिखिए। अब जो उत्तोलक कहते किसे हैं? उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है ना। और जो निश्चित बिंदु जिसके चारों स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है उसको बोलते हैं आलम, है ना। और एक तरफ भार होता है और जिससे हम बल लगाते हैं वो आयास कहलाता है। तो आलम, आयास और भार की स्थिति के आधार पर उत्तोलक 3 श्रेणी में विभाजित किए गए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आ, भा, आ, यानी कि जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक उसमें आलम बीच में होगा, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार बीच में होगा और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आयास बीच में होगा। पहले में आलम है और अंतिम में आयास है। आलम प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बीच में होगा, एक तरफ आयास होगा एक तरफ भार होगा। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार बीच में होगा, एक तरफ आयास होगा एक तरफ आलम होगा। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आयास बीच में होगा, एक तरफ आलम होगा एक तरफ भार होगा। ठीक है, तो लिख देते इसको। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कौन बीच में रहेगा? आलम बीच में रहेगा। तो लिखा है इस श्रेणी में या प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम आयास तथा भार के मध्य होता है, यानी आलम बीच में होता है। फिर आया भार यानी भार, तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार जो होता है आलम तथा आयास के मध्य में होता है। फिर यानी तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आयास जो होता है आलम तथा भार के मध्य होता है। निम्नलिखित चित्रों में प्रदर्शित उत्तोलकों को उनके श्रेणी के अनुसार छांटिए। तो तोलक की 3 श्रेणी होती है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, है ना। तो प्रथम श्रेणी में आलम बीच में होता है ना। अभी हम चर्चा की थी, आलम क्या है? उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर घूम सकती है ना। तो निश्चित बिंदु आलम कहलाता है, जैसे ये बीच में है यहां पर, तो जो प्लास होगा वो प्रथम श्रेणी का हो जाएगा। कैंची में बीच में है, यहां से घूम सकती कैंची, तो प्लास, कैंची, है ना। और ये सीसा झूला, है ना, जिसमें ऊपर नीचे बीच से ऊपर नीचे होता रहता है ये, तो ये सीसा झूला, कैंची और प्लास, ये क्या है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हो जाएंगे। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आ, भा, भार बीच में होना चाहिए, है ना। तो यहां पर देखो, ये बीच में जब वस्तु रखी जाती है इसको दबाते हैं ना, सुपारी रख दें या आम कटना में आम रख दो, है ना। तो ये जो होगा हमारा सरौता, आम कटना, है ना, ये द्वितीय श्रेणी में आती है क्योंकि बीच में भार होता है, एक तरफ आलम होता है एक तरफ खुलता है, दूसरी तरफ से हम बल लगाते हैं। तो ये हमारा हो गया सरौता हो गया, ये पहिए वाली ट्रॉली हो गई, तो ये, और ये जो नाव की पतवार है ना, ये हमारे द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आएगा। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, इसमें क्या होता है? आयास बीच में होता है ना, यानी बीच में बल लगाते हैं। तो यहां पर चिमटा हो जाएगा, चाकू हो जाएगा, झाड़ू हो जाएगी, है ना, ये फावड़ा हो जाएगा, ये कुल्हाड़ी हो जाएगी, ये सब किस में आ जाएंगे? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आ जाएंगे। तो चिमटा, चाकू, झाड़ू, फावड़ा, कुल्हाड़ी, ये हमारे तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आ गए। यहां पर ये हमारा स्क्रू गेज रह गया, है ना। स्क्रू गेज क्या होता है? पतले तार हो या कोई पतली शीट हो, उसकी मोटाई मापने में प्रयोग किया जाता है। अब ये जो होता है यहां पर, ये पेंच टाइप होता है तो घूमता रहता है ना। तो ये स्क्रू के सिद्धांत पर काम करता है ना। और स्क्रू भी क्या होता है? एक सरल मशीन होती है, जैसे उत्तोलक सरल मशीन है उसी तरह यहां पर स्क्रू भी क्या सरल मशीन होती है। तो यहां पर जो स्क्रू गेज होगा मेरे हिसाब से लीवर में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि यहां पर स्क्रू लगा हुआ है और स्क्रू मैकेनिज्म का प्रयोग किया जा रहा है। और ये भी क्या, एक सरल मशीन, जैसे उत्तोलक सरल मशीन है इस तरह ये भी सरल मशीन हो गई। ठीक है, इसलिए मैंने इसको स्क्रू गेज को किसी भी श्रेणी के उत्तोलक में नहीं लिखा है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।